राम राम मित्रों, कैसे हैं आप सभी। मैं रेवा द्विवेदी अपने चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर जी के बारे में। हमारे क्रांतिकारी इतिहास का सावरकर एक ऐसा चरित्र है जिसका हर राजनीतिक दल ने फायदा उठाया है। हर राजनीतिक दल ने अपनी सहूलियत, अपने मुनाफे के हिसाब से इस चरित्र को समय समय पर भुनाया है। हाल ही में राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में एक रैली के दौरान कहा कि सावरकर जी ने अंग्रेजों से माफी मांगी। उसके बाद कांग्रेसी सावरकर जी का मजाक उड़ा रहे हैं। कोई उन्हें माफी वीर कह के बुला रहा है, तो कोई उन्हें अंग्रेजों का चाटुकार बुला रहा है, अंग्रेजों का वफादार नौकर कह के बुला रहा है। दुख होता है देखकर जब राजनीतिक दल अपनी तुच्छ राजनीति को चमकाने के लिए महान क्रांतिकारियों के चरित्र पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के सिद्धांतों को बहुत पहले ही पीछे छोड़ चुकी है। अब लग रहा है वह इंदिरा गांधी को भी भूलते जा रहे हैं। राहुल गांधी भूल गए कि 1970 में इंदिरा गांधी ने महान क्रांतिकारी सावरकर के नाम पर डाक टिकट जारी किया था। 1983 में फिल्म डिवीजन को आदेश दिया था कि महान क्रांतिकारी सावरकर के चरित्र पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए। राहुल गांधी के बयान का विरोध होना लाजमी था। सावरकर जी के पोते ने मुंबई महाराष्ट्र में कंप्लेन दर्ज कराई। वहीं दूसरी राजनीतिक दलों को मीडिया को कीचड़ उछालने का मौका मिल गया, बहस का मुद्दा मिल गया। आज हम सावरकर जी के बारे में बात करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि किन परिस्थितियों में सावरकर जी ने वह लेटर लिखा, उन्होंने क्या यातनाएं सही, उनको कितना दंड भोगने को मिला, कैसा भोजन किया उन्होंने, उनको कहाँ रखा गया। सावरकर जी एक लॉ स्टूडेंट थे। लंदन में अपनी पढ़ाई के दौरान उन्होंने ब्रिटेन सरकार से पूर्ण आजादी की मांग करते हुए आंदोलन किया। उस समय भारत में ब्रिटेन का शासन था। इस मुद्दे को वैश्विक पटल पर लाने के लिए उन्होंने न सिर्फ भारत के क्रांतिकारियों को बल्कि यूरोपियन और अमेरिकन एक्टिविस्टों को भी एकजुट किया, उनका नेटवर्क बनाया। उन्होंने रूसी, आयरिश, फ्रांसीसी, अमेरिकन प्रेस से कांटेक्ट किया। इन सब के दौरान ब्रिटेन सरकार ने उनका नाम राजद्रोहियों की लिस्ट में डाल दिया। भगोड़ा कानून 1881 के तहत असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण तरीके से उन पर मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि वह कोई इलीगल स्टूडेंट नहीं थे, कोई भगोड़ा नहीं थे, वह एक लीगल स्टूडेंट थे। उन्हें अपना पक्ष रखने, अपनी बात कहने का कोई मौका नहीं दिया गया। आजीवन कारावास की 50 साल की 2 सजाएं देते हुए उन्हें उनके बड़े भाई गणेश सावरकर के साथ अंडमान की सेलुलर जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। सावरकर के साथ बहुत सारे क्रांतिकारी थे, आंदोलनकारी थे, जिन्होंने अंडमान की सेलुलर जेल में नर्क भोगा। सावरकर को पानी या टॉयलेट जैसी बेसिक फैसिलिटी से भी दूर रखा गया। 6 महीने तक काल कोठरी में रखा गया। अक्सर, हमेशा ही आप कह सकते हैं, बेड़ियों से जकड़ कर रखा गया। उन्हें पानी, भोजन के लिए तड़पाया जाता था, कीड़े मकोड़े वाला खाना दिया जाता था। सावरकर के साथ साथ दूसरे क्रांतिकारियों, आंदोलनकारियों ने जेल के अंदर हो रहे अपनी यातनाओं के खिलाफ 1913 में आंदोलन शुरू किया, भूख हड़ताल की। अंडमान के बाहर जो देशवासी थे वह इस बात से अनजान थे कि अंडमान सेलुलर जेल के अंदर काला पानी की सजा भोग रहे लोगों के साथ किस तरीके का व्यवहार हो रहा है, अकाल्पनिक यातनाएं उन्हें दी जा रही हैं। जागरूकता फैलाने के लिए जेल के भीतर से ही भारतीय अखबारों के लिए लेख भेजे जाते थे। पोर्ट ब्लेयर में सावरकर के द्वारा बम बनाए जाने की कोशिश ने वहां के अधिकारियों को चौकन्ना कर दिया। सावरकर का खौफ इतना ज्यादा फैल गया ब्रिटेन सरकार में कि उनका एक ही उद्देश्य था,
वह भरपूर कोशिश कर रहे थे कि सावरकर को भारत की मुख्य भूमि से जितना दूर हो सके उतना दूर रखा जाए। अक्टूबर 1913 में भारत के गृह विभाग ने सेलुलर जेल का दौरा किया और सावरकर को छोड़ करके दूसरे सभी क्रांतिकारी कैदियों से बात की और उन्हें याचिका दाखिल करने की अनुमति दे दी गई, लेकिन सावरकर को कोई अनुमति नहीं मिली। सावरकर एक बैरिस्टर थे, वह एक लॉ स्टूडेंट थे। उन्हें अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करना बहुत अच्छी तरीके से आता था। इन्हीं अधिकारों का उपयोग करते हुए वह बार बार याचिका दे रहे थे। सावरकर अपने जो साथी कैदी थे उनको हमेशा मोटिवेट करते थे और सीख देते थे कि क्रांतिकारी का जो प्राइमरी मोटिव है वह इस ब्रिटेन के कुशासन से, इस चंगुल से बाहर निकलना है ताकि भारत माता की सेवा की जा सके और स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया जा सके। लेकिन सावरकर की सुनवाई नहीं हो रही थी, उनको अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिल रहा था। नवंबर 1913 में उन्होंने वापस याचिका दायर की और लिखा, हवाला दिया कि जो संगीन अपराधी हैं, जो दूसरे संगीन अपराधी हैं जिन्होंने बलात्कार, हत्या, चोरी, डकैती जैसे अपराध किए हैं, उन्हें भी अच्छे आचरण के चलते 6-8 महीने बाद खुली हवा में सांस लेने का, काम करने का मौका दिया जाता है, छूट दे दी जाती है। लेकिन उन्हें यह सुविधा नहीं मिल रही है। उन्हें भोजन, मेडिकल अटेंशन जैसे जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उनसे भी वंचित रखा जा रहा है। लेकिन फिर से उनकी याचिका की कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर सावरकर भारत की जेल में होते तो उन्हें थोड़ी बहुत जो सुविधाएं हैं, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स के अंदर आते हैं, वह तो मिलते। कम से कम अच्छा भोजन मिलता, खुले में काम करने का, रहने का मौका मिलता। जेल के अंदर ही साल 6 महीने में परिवारजनों को खत लिखने और उनसे मिलने की भी शायद अनुमति, छूट मिल जाती। लेकिन सेलुलर जेल में उन्हें सड़ा गला भोजन दिया जा रहा था, लगातार काल कोठरी में बंद रखा जा रहा था, बेड़ियों से जकड़ कर रखा जा रहा था। वह बीमार रहते, उन्हें उपचार नहीं मिलता। उन्हें भोजन के साथ गंदा भोजन तो मिलता, लेकिन पानी के लिए तरसाया जाता था। वह बार बार याचिका दे रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। अफसोस की बात तो यह है कि जो लोग आज वीर सावरकर का मजाक उड़ा रहे हैं और उन्हें माफी वीर कह के बुला रहे हैं, यह वही लोग हैं जो मानवाधिकार का हवाला देते हुए याकूब मेमन जैसे आतंकवादियों के लिए सुबह कोर्ट का दरवाजा खुलवाते हैं। सावरकर ने अनगिनत लेटर लिखे, उन्होंने कानून का हवाला दिया, मानवाधिकार का हवाला दिया, बहुत सारी दलीलें दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। राहुल गांधी ने सावरकर का एक लेटर उठाया, उसकी जो लास्ट लाइन है, आई बेग टू रिमेन योर ओबीडियंट सर्वेंट, इसका हवाला देते हुए समाज को यह संदेश दे रहे हैं कि सावरकर देखो अंग्रेजों के नौकर थे। यह कैसे नौकर थे जिन्हें 50-50 साल की 2 सजा सुनाई गई, 27 साल वह जेल में रहे, 10 साल सेलुलर जेल में रहे, उन्हें काल कोठरी में बंद किया गया। अगर आप कुछ हिस्टोरियन के रेफरेंस लेंगे तो आपको पता चलेगा, रिसर्च करिए कि सावरकर को सेलुलर जेल में मलमूत्र तक खिलाया गया। तो अगर वह अंग्रेजों के नौकर होते, उनके गुलाम होते, तो क्या उन्हें कोठरी में बंद किया गया होता? जिस अंतिम लाइन का हवाला देकर राहुल गांधी उन्हें नौकर बुला रहे हैं, आई बेग टू रिमेन योर ओबीडियंट सर्वेंट, यह उस काल में, उस समय में जब ब्रिटिश सरकार का शासन था भारत में, यह आम शब्दावली थी। इन शब्दों का प्रयोग महात्मा गांधी ने अपने कई लेटर्स में किए हैं, नेहरू ने भी किए हैं, यहाँ तक कि जॉर्ज वॉशिंगटन ने भी अपने लेटर में ये सेम लाइन लिखी है। अंग्रेज थे वो, अंग्रेजी भाषा में खत लिखे जाते थे, तो ये लास्ट लाइन बहुत ही कॉमन थी। अगर आप रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि शायद ही उस जमाने का कोई नेता होगा जिसने इन शब्दों का इस्तेमाल ना किया हो। एक तरफ सावरकर को ना तो भोजन मिला, ना पानी मिला, ना उपचार मिल रहा था। दूसरी तरफ वहीं जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी को महलों में नजरबंद किया जाता था,
आगा खां जैसे पैलेस में उनको रखा जाता था। वह उस समय का लग्जरी प्लेस था जहां कैदियों को हर तरह की सुविधा मिलती थी। अखबार पढ़ने को मिलता था, खत लिखने दिया जाता था, अच्छा भोजन पानी, हर तरह की सुविधा मिलती थी। आगा खां पैलेस तो आज भी लग्जरी है। और दूसरी तरफ अगर आप रिसर्च ही करना चाहते हो तो जवाहरलाल नेहरू के नाभा जेल पर भी रिसर्च करें। 10-12 दिन में ही जवाहरलाल नेहरू इतने हैरान परेशान हो गए कि उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजों से विनती की कि नेहरू जी को छोड़ दिया जाए। लेकिन आप देखिए, विडंबना देखिए, इतनी यातना झेलने के बाद सावरकर माफी वीर हैं और नेहरू प्रधानमंत्री बन गए। वह आज़ादी के परवाने हैं, उनके नाम पर कसीदे पढ़े जाते हैं और सावरकर को गालियां दी जाती हैं। जबकि सावरकर ने आज़ादी और स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने वो क्रांति लाई जो उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने एकत्रित किया लोगों को, एकजुट किया, लोगों को मोटिवेट किया, भारत माता की सेवा करने के लिए लोगों को प्रेरणा दी। आज उनका मजाक बनाया जा रहा है। ये कांग्रेसियों के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इनकी नज़र में सारी आज़ादी, सारी क्रांति सिर्फ महात्मा गांधी जी और नेहरू जी ही लेकर आए। बाकी जो दूसरे सेनानी थे, जो दूसरे क्रांतिकारी थे, वह इनको कुछ मानते ही नहीं हैं। ये बहुत ही अशोभनीय और निंदनीय है। इस बारे में डिबेट होना चाहिए और खुलकर समाज और हमारे युवाओं को मालूम पड़ना चाहिए कि असलियत में कौन क्या था, किसने कितनी ताड़नाएं, कितनी जुल्म झेले और किसने बढ़ चढ़कर क्रांति लाई है। सावरकर का जीवन बहुत ही कष्टदायी था। उन्होंने बहुत यातनाएं झेली। उन्होंने 27 साल के जो सजा याफ्ता थी उनको, उस दौरान उन्होंने 2 बार मर्सी प्लिया दी अंग्रेजों के सामने, जिसमें उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं, सेलुलर जेल में जो दूसरे कैदी थे उन पर जो हो रही यातनाएं थी उनसे मुक्ति पाने के लिए रिक्वेस्ट की थी। कोई माफी नहीं मांगी थी। सावरकर को बहुत ही बुरी तरीके से बदनाम किया गया। अपनी तुच्छ राजनीति को चमकाने के लिए समय समय पर सावरकर के चरित्र का हनन किया गया। जब फायदा उठाना हुआ तो सावरकर के अच्छे पॉइंट्स उन्होंने उठाए। जब बदनामी करनी हो या हिंदू विरोधी गतिविधि करनी हो तो सावरकर को बदनाम करो, लेटर उठाओ, एक लाइन का हवाला दो, आई बैक टू रिमेन योर ओबीडियंट सर्वेंट जैसी चीजें जनता के सामने रखो और उन्हें माफी वीर नाम दे दो। सावरकर पर एक निष्पक्ष आकलन होना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अपील करूंगी, जितने इतिहासकार हैं, जितने लेखक हैं, कि निष्पक्ष तरीके से आप सावरकर पर किताब लिखें, हर एक बिंदु को सामने रखें, प्रकाश डालें। सावरकर पर बहुत किताबें लिखी गई हैं, लेकिन भारत में जितने इतिहासकार अभी तक हुए हैं ज़्यादातर वह लेफ्टिस्ट रहे हैं। उन्होंने अपने हिसाब से चीज़ों को तोड़ा मरोड़ा और प्रस्तुत किया है। वामपंथियों का एजेंडा क्या है वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। सावरकर एक महान क्रांतिकारी थे। जितना और जिस तरीके का यातना कष्ट उन्होंने झेली है उसके बावजूद भी वह अंग्रेजों के सामने गिड़गिड़ाए नहीं। वह अपने नहीं, अपने साथी कैदियों के लिए याचिका बार बार दे रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, अपील कर रहे थे, जो कि उनकी कभी सुनवाई नहीं हुई। चीज़ों को, तथ्यों को तोड़ मरोड़ के कांग्रेस पार्टी आज आपके सामने परोस रही है। जब भी कोई राजनीतिक दल कोई बयान देता है तो आंख मूंद कर उसको फॉलो ना करें। अपने पर्सनल लेवल पर रिसर्च करें और तथ्यों को जानने की कोशिश करें। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कहीं कोई मिस्टेक हुई है, त्रुटि हुई है तो मुझे माफ़ करें और कमेंट में आके मुझे करेक्ट करें। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। जय श्री राम।